नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे लोटो सिस्टम के बारे में, यानी कि लॉकआउट और टैगआउट सिस्टम। तो इसके पहले के सेशन में हमने बात की थी जो थी वर्क परमिट सिस्टम के बारे में, यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम, और उसमें हमने अलग अलग वर्क सिस्टम के बारे में बात की थी। परमिट्स की बात की थी जो हॉट वर्क ओरिएंटेड या कोल्ड वर्क या फिर वर्किंग एट हाइट या फिर कन्फाइंड स्पेसेस, वर्किंग एट ऑन फ्रैगाइल रूफ और कन्फाइंड स्पेसेस, एंट्री एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस थी जहां पे वर्क परमिट कंपलसरी चाहिए, और यहाँ पे अगर ये वर्क परमिट आपको चाहिए तो इसमें लोटो कनेक्शंस होना चाहिए। यानी कि ऐसे बहुत सारी जगह या फिर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पे आपको एनर्जी को कट करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में आपको लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो ये पिक्चर से आपको पता चलता है कि ये बहुत सारे लॉक्स हैं, अलग अलग तरीके से लॉक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वाटर एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूमेटिक प्रेशर ऑपरेशन हो गया अगर तो एयर भी एनर्जी हो सकती है, स्टीम ओरिएंटेड ऑपरेशंस होंगे तो स्टीम भी एनर्जी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। तो अलग अलग एनर्जीज और उसके फॉर्म्स हैं, उसके रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स होंगे जहां पे आपको एनर्जी कट ऑफ करना होगा। तो जैसे कहीं पे आपको सिर्फ स्विच ऑन ऑफ पोजीशन वहां पे हो सकती है, कहीं पे आपको वॉल क्लोज करना पड़ेगा, या फिर कहीं पे आपको ब्लाइंड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये सब लॉकिंग अरेंजमेंट्स है, और ये लॉक के साथ जो दिखाई देता है आपको ये टैग है। तो ये एक सिंपल सा टैग है जहां पे इक्विपमेंट को लॉक किया गया है, यहाँ पे क्लियरली डेंजर का यहाँ पे सिंबल बताया गया है, और फिर ये लॉकिंग किसने किया है और उसके डिटेल्स क्या होने चाहिए इसके लिए यहाँ पे टैग अटैच किया है। तो लॉक करना जरूरी है और टैग भी देना जरूरी है, इसीलिए इसको लॉकआउट टैग आउट सिस्टम कहते हैं, नॉर्मली इसको लोटो सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो भी इक्विपमेंट पे आपको काम करना है, चाहे वो मेंटेनेंस एक्टिविटी हो, रिपेयर या रिप्लेसमेंट एक्टिविटी हो, या और कोई टाइप का एक्टिविटी हो, तो जिस इक्विपमेंट पे आपको काम करना है या फिर जिस सिस्टम पे आपको काम करना है, तो वो सिस्टम का इन और आउट ये दोनों चेक करना होगा और उसको ब्लॉक करना होगा। यानी कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट में या पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसे अगर रिएक्टर है, वेसल है, या फिर स्टोरेज टैंक्स है, या फिर और कोई टाइप का सिस्टम हो सकता है। तो पर्टिकुलर मशीनरीज भी बहुत सारी यहाँ पे आ सकती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोसेस और जो इक्विपमेंट से अलग तरीके से हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जनरल वर्डिंग यूज किया है। तो यहाँ पे ये जो मशीनरीज का जो भी इन होगा तो वो ब्लॉक करना या लॉक करना और उसके साथ उसको टैग करना जरूरी होगा। तो जो भी इन प्रोसेस, जैसे अगर केमिकल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेंगे तो शायद यहाँ पे मल्टीपल इनपुट आ सकते हैं, ए केमिकल हो सकता है, बी केमिकल हो सकता है, उसके साथ कहीं पे वाटर हो सकता है, या फिर एयर हो सकती है, ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल इन का सप्लाई होता है वो आपको ब्लॉक करना है, लॉक करना है और उसको टैग करना है। उसी तरीके से जो भी आउट आता है, जैसे कि अभी कुछ प्रोसेस में आपका मेन प्रोडक्ट होता है, कहीं जगह इंटरमीडिएट्स भी आते हैं, कहीं जगह वेस्ट भी आते हैं, तो ये सब चीजें जो भी होंगी आउट जाने वाली है, इसको भी ब्लॉक करना है, लॉक करना और टैग करना है। अगर इसमें कोई एनर्जी का फॉर्म है तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि केमिकल होते हैं तो केमिकल एनर्जी हो गई। अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, पावर ऑपरेटेड सिस्टम से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। यहाँ पे अगर न्यूमेटिक ऑपरेटेड या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीनरीज है तो वहां पे एयर या ऑयल हो सकता है, या फिर अगर ये ऑलरेडी हॉट सब्सटेंस या हॉट इक्विपमेंट है तो यहाँ पे हीट एज ए एनर्जी हो सकती है। तो ये सभी एनर्जीज आपको एलिमिनेट करने हैं, यहाँ से रिमूव करने हैं, निकाल देने हैं। अगर यहाँ पे कोई केमिकल्स होते हैं तो उसको ड्रेन आउट करना है, और यहाँ पे अगर कोई गैसेस होते हैं तो उसको वेंट आउट करना है, और ये पूरा सिस्टम स्टेबलाइज करना है, और उसके बाद में ही आपको ये जो लोटो है वो अप्लाई करना है। तो इसलिए आपको ये कंप्लीट आइसोलेशन करना है। जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट आपको प्रोसेस करना है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस वर्क करना है, उसके लिए आपको वर्क परमिट सिस्टम लेना है और लोटो अप्लाई करना है। तो इसका ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है 100%
आइसोलेट करना है और इसमें जो भी पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते होंगे उनको भी यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। तो ये 100% आइसोलेशन के बाद ही आपको टोटल लोटो सिस्टम अप्लाई करके जो वर्क परमिट ओरिएंटेड जो भी प्रोसेसेस या फिर मेंटेनेंस वर्क करना है वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये सबसे फंडामेंटल बात होगी लोटो की। तो इसमें सबसे पहले जो भी हजार्डस एनर्जी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी आपके प्रोसेस में या सिस्टम में, और ये जो एनर्जीज है इसको ये सिस्टम को या इक्विपमेंट को जीरो एनर्जी स्टेट पे लाना जरूरी होगा। जीरो एनर्जी स्टेट का मीनिंग है यहाँ पे कोई भी टाइप की कोई भी क्वांटिटी में कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। तो जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसको पॉजिटिवली आइसोलेट करना है, उसमें अगर कोई सिस्टम या इक्विपमेंट्स में स्टोर एनर्जी होगी तो उसको रिलीज करना है या फिर रिस्ट्रेन करना है। तो यहाँ पे इन एन ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल ये सिस्टम या इक्विपमेंट जीरो एनर्जी स्टेट पे लाना है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस या टीम यहाँ पे जो काम कर रही है उनको भी ये 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये टोटल सिस्टम 100% आइसोलेट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जीरो एनर्जी स्टेट इंपॉर्टेंट है। अभी ये लोटो सिस्टम जैसे अभी हमने बात की कि प्रीवियस सेशन में परमिट टू वर्क के बारे में, तो परमिट टू वर्क की सिस्टम जो है उसको रोबस्ट और फुल प्रूफ बनाने के लिए लोटो सिस्टम बहुत यूजफुल है। तो जो भी यहाँ पे पर्सन्स होंगे ये अलग अलग पर्सन्स का यहाँ पे अलग अलग काम हो सकता है, लेकिन आपका मेन इंटेंशन यही होगा कि हर एक पर्सन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग टेक्निक्स, लेवल्स और प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करनी है। तो चाहे वो मेंटेनेंस का वर्क हो, सर्विसिंग का वर्क हो, या फिर लुब्रिकेशन एक्टिविटी, क्लीनिंग एक्टिविटी या एडजस्टमेंट, रिटूलिंग या अनजैमिंग, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, इंस्पेक्शन, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर इस एक्टिविटीज के लिए अगर आपको लगता है कि ये लोटो सिस्टम एप्लीकेबल है तो आपको लोटो जो अप्लाई करना है और पर्सन्स को प्रोटेक्ट करना, यही मेन पर्पस है लोटो का। तो इसमें ऐसी चीजें होती है कभी कभार कि आप जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करते हैं तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट हो जाती है या फिर एनर्जी सप्लाई हो जाता है, और कहीं जगह आपको जो इन और आउट जो है वो क्लोज करने के बाद भी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो सडनली रिलीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस जो है उसको अवॉइड करने के लिए आपको लोटो अप्लाई करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते, आप लोटो अप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पे सीवियर मिसहैप्स या एक्सीडेंट होने के चांसेस है, जिसका आपके पर्सन पे या फिर जो बॉडी पार्ट से उस पे इफेक्ट हो सकता है। तो कहीं जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, कहीं जगह हाइड्रोलिक, कहीं जगह न्यूमेटिक या मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, रेडियोएक्टिव या कोई अदर एनर्जी का भी सोर्स या कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से आपको या पर्सन को, जो ट्रेंड पर्सन नहीं है, जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है या फिर जिसकी कॉम्पिटेंसी लेवल कम है, उनकी वजह से यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और जिन्होंने अगर ये सब नॉलेज पाया है लेकिन वहां पे लॉकआउट टैगआउट के लिए फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए और फिर उसका हेल्थ इफेक्ट आपके यहाँ पर हो सकता है। जो स्कोप है इसका लोटो का, तो ऑब्वियसली जहां पे ये ऑन साइट रिपेयरिंग करना है, आपको सर्विसिंग करना है, कंपोनेंट्स का रिप्लेसमेंट करना है, या फिर ओपन इंस्पेक्शन करना है, कहीं पे क्लीनिंग एक्टिविटी होती है, या फिर मशीन को आपको क्लीन करना है, या फिर मशीन को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है, कहीं पे मॉडिफिकेशन का वर्क होता है, तो ये ऐसी जगह, सभी जगह आप लोटो सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो ये नॉर्मली 4 स्टेप का अप्रोच है। तो आपको सबसे पहले जो डायग्राम ओरिएंटेड हमने दिखाया था कि जहां पर भी आपका हजार्डस एनर्जी या मटेरियल इन है उसको पहले आपको आइसोलेट करना है, वो सोर्स आपको कंप्लीटली क्लोज करना है, और उसके बाद में जो मटेरियल या एनर्जी आउटफ्लो है उसको भी आपको बंद करना है, लॉक लगाना है, टैग लगाना है, और फिर यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी है जो सडन रिलीज हो सकती है, ऐसे अगर पोटेंशियल है, तो वो एनर्जी को भी आपको स्टॉप करना है या ड्रेन करना है, वेंट करना है। उसके अलावा ऐसे कोई अगर मोटिव पावर्स हो सकते हैं
जिसकी वजह से या फिर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी आपको 100% आइसोलेट करना है। जैसे नॉर्मली अभी हम डिस्कशन के दौरान ये बात कर रहे थे कि लोटो सिस्टम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लोटो के बाद भी हम नॉर्मली ट्राई आउट करते हैं, ऐसी बात कही गई थी। तो ये फोर्थ पॉइंट यही है कि वेरीफाइंग आइसोलेशन। तो अभी हमने क्या किया कि इन मटेरियल या एनर्जी, आउट इन या मटेरियल एनर्जी, और विद इन द सिस्टम जो मटेरियल है या एनर्जी है उसको आइसोलेट किया है। ये सभी आइसोलेशन होने के बाद ये सही में आइसोलेट हुआ है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस है, और उसको भी ये ट्राई आउट कहा जाता है। तो वो लोटो टो जो बात कही गई थी, यही सेम प्रोसेस है जो फोर्थ स्टेप में अप्रोच है। अभी जब हम लोटो अप्लाई करेंगे तो कब लोटो अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक है कि सर्विसिंग या मेंटेनेंस, जहां पर मशीनरीज या इक्विपमेंट का हो सकता है, या फिर जहां पे आपको गार्ड्स रिमूव करना पड़ते हैं, या फिर बाईपास ऑपरेट करना पड़ता है, सेफ्टी डिवाइसेस या इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होती है उनको डिस्टर्ब करना पड़ता है, तो वहां आप लोटो अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे जो एम्प्लॉय जो काम करता है वहां पे अगर कोई पोटेंशियल होता है, मटेरियल की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन साइकिल जहाँ पे अगर हुई कोई मशीनरीज की, तो वहां पर भी आप लोटो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ओशास के ओरिएंटेड, स्टैंडर्ड्स के ओरिएंटेड कुछ एक्सेप्शंस की भी बात कही गई है। तो अगर आपका माइनर चेंजेस है, टूल चेंजेस है या एडजस्टमेंट्स कुछ है, या फिर माइनर सर्विसिंग है, या फिर रूटीन एक्टिविटी है, रिपीटेटिव वर्क है, या कोई ऐसा इंटीग्रल एक्टिविटीज है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट पोटेंशियल नहीं के बराबर है, या फिर अगर इनके से ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कंट्रोल हो सकता है, तो ऐसी जगह यहाँ पे आप लोटो को स्किप कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस हो सकती है। लेकिन आपको अल्टरनेटिव मेजर्स के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा आपका मेन इंटेंशन यही रहना चाहिए कि वो पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो उस इफेक्टिव प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अल्टरनेटिव मेजर्स लेने के बाद अगर आपको लगता है कि ये माइनर चेंजेस है, माइनर एक्टिविटीज है, इसको लोटो लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो आप कॉम्पिटेंट पर्सन या एक्सपर्ट्स का एडवाइस लेके वो फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अभी मुझे ये ड्रिल मशीन है, तो ड्रिल बिट मुझे अगर चेंज करना है तो ड्रिल बिट के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन आपको मिलेगा। तो ड्रिल बिट चेंज करनी ये माइनर एक्टिविटी हो सकती है, और यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस और स्किल्ड पर्सन है, ट्रेन्ड पर्सन है, तो उसको लोटो की जरूरत नहीं होगी। कुछ एक्सक्लूजन है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के प्लग्स या कॉर्ड की चेंजेस या रिप्लेसमेंट हो सकती है, या फिर हॉट टैपिंग एक्टिविटीज हो सकती है, जहां पे आप डायरेक्टली जो मशीनरीज है वो क्लोज नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिजिबली नहीं है कि ये पर्टिकुलर रिएक्टर्स या सिस्टम आपको बंद करनी होगी, तो वहां पर भी ये एक्सेप्शंस आप ले सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि पर्सन प्रोटेक्शन के हिसाब से, एनर्जी आइसोलेशन के हिसाब से जो भी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएंगे वो 100% आपको लेने हैं और पर्सन को प्रोटेक्ट करना है। अभी इसमें ऑथराइज्ड डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे कि आपको ये सिंपली आपको लॉक्स दिखाई देते हैं और उसमें छोटे टैग्स भी हो सकते हैं, लॉक के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, अलग से टैग्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स यानी कि लॉक डिवाइसेस या टैगिंग अवेलेबल है मार्केट्स में। लेकिन अगर वहां पर भी आप ध्यान देंगे, अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये लॉकिंग और टैगिंग सिस्टम होगी तो वो अच्छी यहाँ पे प्रोसेस होगी और आपको वो फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एनवायरमेंट है, क्योंकि अभी केमिकल इंडस्ट्रीज का एनवायरमेंट अलग हो सकता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उनका एनवायरमेंट अलग हो सकता है, जो पैकेजिंग प्रोसेस वाली इंडस्ट्री है उनका एनवायरमेंट अलग हो सकता है, जो प्योरली स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जैसे कि शुगर इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, पेंट इंडस्ट्री होगी, तो हर एक इंडस्ट्री का एनवायरमेंट अलग होगा। उसके अलावा जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसका भी आपको ध्यान देना होगा। तो कहीं जगह ह्यूमिडिटी हायर साइड में होगी तो आपको करोजन प्रिवेंशन का ध्यान देना है, करोजन रेजिस्टेंस के का ध्यान देना है।
कहीं पे अगर मॉइस्चर ज्यादा होते हैं या फिर हीट हायर साइड में होती है, तो वहां पर भी आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हमने वहां पे लिखा है या फिर जो भी टैग्स लगाए हैं या फिर जो भी हमने मेटल या प्लास्टिक के जो लॉक्स हम यूज कर रहे हैं उस पे डायरेक्टली इफेक्ट ना हो। तो जो भी हम लॉक्स यूज कर रहे हैं, टैग्स यूज कर रहे हैं, वो क्लियरली प्रिंटिंग क्लियर चाहिए, उनका लेजिमेट चाहिए, रीडेबल चाहिए, और उसका जो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा जो पर्सन है, तो जिस पर्सन ने ये लॉक लगाई या ऑथराइज किया है या फिर इशू किया है, तो उनका क्लियर कट आइडेंटिटी यहाँ पे दिखना चाहिए। तो कुछ टैक्स सेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं आपके इंडस्ट्रीज में अगर होंगे, तो ये टैक्स सेंटर्स नॉर्मली आपके जो सेंट्रलाइज पॉइंट्स होते हैं जहां पे हर एक को एक्सेस करना सिंपल हो सकता है, ऐसी जगह आपको ये टैग्स रखने हैं, और फिर जो अप्रोप्रिएट टैग होगा वो अप्रोप्रिएट टैग आपको लेके जाना है। तो ये लॉकआउट स्टेशन जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ये लॉक्स दिखाई देते हैं, अलग अलग यहाँ पे टैग्स भी दिखाई देते हैं। तो ये जो लॉकिंग सिस्टम है, जहां पे अगर आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रिक आइसोलेशन आपको करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कट ऑफ करना है, तो उसके लिए अलग से लॉक होगा। अगर आपको वॉल आइसोलेट करना है, यानी कि अगर ये वॉल से आपकी एनर्जी पास होती है, जैसे कि केमिकल एनर्जी या केमिकल मटेरियल्स हो सकता है, वाटर, स्टीम, एयर हो सकती है, ऐसे अगर वॉल को आपको लॉक करना है, तो उसके लिए ये वॉल वाले जो है, जैसे अभी आपका वॉल का टाइप क्या है, वॉल की साइज क्या है, उस हिसाब से अलग अलग लॉक्स यहाँ पे हो सकते हैं। और फिर ये लॉक की जो कीज है, वो की का भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैबिनेट हो सकता है। नॉर्मली ये इंडिविजुअल सिंगल ही की होती है, और ये अलग अलग टैग भी आप यहाँ पे ऐसे टैग सेंटर में लगा सकते हैं। तो ये जहां पर भी आप ये लॉक कीज या टैक्स सेंटर्स प्रोवाइड करने हैं, लॉकआउट स्टेशन प्रोवाइड करने वाले, तो वो सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सेंटर अवेलेबल है, और फिर आप लोटो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो लोटो की नॉर्मली जो प्रोसीजर है वो एक सिंपल प्रोसेस है कि जो भी आपका जॉब या इक्विपमेंट या जो भी आपका सिस्टम होगा, वहां पर जहां स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करना होगा कि मुझे एग्जैक्टली जॉब क्या करना है, उसमें जो हजार्ड्स अवेलेबल है वो क्या है, वहां पे एनर्जी इन और एनर्जी आउट या स्टोर्ड एनर्जी के चांसेस क्या है, और फिर मुझे एग्जैक्टली क्या क्या लॉकआउट करना है। तो मुझे अभी एनर्जी सप्लाई इलेक्ट्रिक का लॉक करना है, या फिर मटेरियल लॉक करना है, या फिर पाइपलाइंस लॉक करने हैं, वॉल लॉक करने हैं, तो वो पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स आपको पहले क्लियर करने होंगे। और फिर ये पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन, उसके लोकेशंस आइडेंटिफाई करके फिर वहां पे आपको लॉक करके आइसोलेट करना है। और फिर आपने जो वेरिफिकेशन करना है, जैसे अगर मैंने लॉक लगाया है तो वेरिफिकेशन दूसरे पर्सन्स ने करनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स होंगे इसमें। तो वो उसने वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको कंफर्म करना, या वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको ये लोटो अप्लाई किया है, आप अभी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, ये ग्रीन सिग्नल देना है। तो अगर आपको जॉब शीट्स आपको अगर यूज करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है कि ये एक पर्टिकुलर मशीन स्पेसिफिक प्रोसीजर है, जो अभी लोकेशन क्या है, फिर मशीन आप कौन सा यूज कर रहे हैं, उसका मॉडल क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, या फिर उसके जो रिलेटेड डिटेल्स है, या फिर जो डेट्स और टाइमिंग है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर जो लॉक्स और टैग्स आपको क्या क्या लगेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। और फिर उसके साथ में जो भी आपको कॉशनरीज मेजर्स है वो भी यहाँ पे आपको लिखना, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस आपको लगते हैं ये मशीन ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई या कुछ ऐसे करंट मैक्सिमम लगेगा, ऐसी कुछ मशीनरीज होगी, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो अगर ये आपके रूटीन मशीनरीज और रूटीन सर्विसिंग या इक्विपमेंट्स और लोटो सिस्टम अप्लाई करने वाले होंगे, तो आप ये सभी बातें प्रिंटेड वर्जन में भी रख सकते हैं, फोटोग्राफ्स ओरिएंटेड भी रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है कि उन्होंने पहले सिस्टम क्या थी, फिर फोटोग्राफ्स निकाले हैं, फिर हमने चेक किया एनर्जीज का यूटिलाइजेशन क्या है, लोकेशंस क्या है, और फिर उसको लॉक किया है, उस पर टैग लगाया है, उसके भी फोटोग्राफ्स उन्होंने ऐड किए हैं। तो अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री पर्सन ने बताया कि अभी
ई लोटो सिस्टम भी हम अप्लाई करने वाले। तो ये ई लोटो सिस्टम में ये थोड़ा सा सिंपल हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको सिंपल सा मोबाइल से फोटोग्राफ निकालना है और वो इमेज आपको अपलोड करनी है। तो ये भी यहाँ पे लागू हो सकता है। तो ये अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड एनर्जी सप्लाई है, तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, उसकी मेथड क्या है, स्विचेस की लॉकआउट डिवाइसेस क्या है, और फिर आपने चेक क्या करना है। तो ये भी यहाँ पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन आ सकता है। अगर यहाँ पे कोई फिजिकल हजार्ड होगा तो उसके ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन आएगा। और ये आपका जो कलर कोडिंग है ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर आता है तो ये ई इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड है, या फिर ये जो ऑरेंज कलर आता है ये कंट्रोल पैनल ओरिएंटेड है। अगर गैसेस यहाँ पे है तो ये जी वॉयलेट कलर वाला आता है। अगर ग्रीन है तो ये न्यूमेटिक टी, और जो वाटर है तो ये डब्ल्यू ब्लू कलर का। तो ये अलग अलग कलर कोडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। आपके इंडस्ट्री पे डिपेंड है, आपके यहाँ पे जो प्रोसेस या जो एनर्जीज आप यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पे भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टोर्ड एनर्जी, इन एनर्जी, आउट एनर्जी, लॉकआउट, टैग आउट और वेरिफिकेशन, ये सभी बातें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो 8 स्टेप्स में ये प्रोसेस आप यहाँ पे फॉर्मेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो अभी हमने रेड और व्हाइट का सिंबल बताया था डेंजर का, ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट डेट क्या होगी। अगर आपका ये रेगुलर सर्विस या रेगुलर मेंटेनेंस होगा तो वो, या फिर अगर ऑडिटिंग होगी तो ऑडिटिंग के लिए भी ये यूजफुल होगा। और फिर ये जो पर्सन है जिन्होंने ये इशू किया है उसका भी यहाँ पे डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो लोटो प्रोसीजर में एक लोटो शीट्स के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो ये जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स बताए तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं कि ये सभी पॉइंट्स आपके कंपनीज में कंपलसरी आने चाहिए। ये आपके कंपनीज में अलग अलग प्रोसेस क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, सिस्टम्स क्या है, एनर्जीज क्या है, उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ये पर्टिकुलर लोटो सिस्टम में मुझे क्या क्या कंटेंट्स ऐड करनी चाहिए। तो भले वो मशीन इक्विपमेंट ओरिएंटेड, एनर्जीज ओरिएंटेड हो, या फिर शटडाउन प्रोसीजर्स ओरिएंटेड हो, या फिर जो एनर्जीज सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होती है उनका आइसोलेशन हो, या फिर मल्टीपल एनर्जीज का आइसोलेशन हो, या डी एनर्जाइजेशन हो, या फिर ड्रेनिंग ऑफ केमिकल एनर्जी या मटेरियल उसकी बात हो, या फिर सर्विस मेंटेनेंस के एक्टिविटीज के बारे में आपको ये रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ये सभी पॉइंट जो है आप यहाँ पे प्रोसीजर में ऐड कर सकते हैं। तो आपका अल्टीमेट यही एम होगा कि आपको पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी आइसोलेट करना है, जीरो एनर्जी स्टेट मेंटेन करनी है, और उसके बाद में लोटो अप्लाई करके ही आपको काम स्टार्ट करना है। तो इसमें अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि ये जो लोटो सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उसका ऑथराइजेशन कौन देगा और कहाँ पे ऑथराइजेशन हो सकता है। तो ये सर्विसिंग और मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा यहाँ पे लोटो सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं, और वही पर्सन्स यहाँ पे ऑथराइजेशन भी काम कर सकते हैं। तो अभी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पर्सन्स, एक्सपर्टाइज और स्किल्ड पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन हो सकते हैं, उनकी अलग अलग सिस्टम्स भी हो सकती है। अल्टीमेट ये यही होगा, जो पर्सन को यहाँ पे उस पर्टिकुलर सर्विस या मेंटेनेंस एक्टिविटीज में एक्सपर्टाइज अवेलेबल है या कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है, वही पर्सन यहाँ पे वो लोटो के लिए ऑथोरिटी देगा। तो ऑथराइज यहाँ पे एम्प्लॉय कौन है, तो जो एम्प्लॉयज अभी वहां पे काम करने वाले हैं, और जो अथॉरिटी है वो काम देने वाली यानी कि परमिशन देने वाली। तो नॉर्मली हमने जो बताया था कि परमिशन टू वर्क में जो इश्यूअर होता है वो यहाँ पे अथॉरिटी होगी, और जिनको देने वाले हैं वो वहां पे रिसीवर्स होंगे। तो अथॉरिटी देने वाले ऑथराइज एम्प्लॉयज जो है वो ही सेम डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, मेंटेनेंस के हो सकते हैं, या फिर वहां पे कोई एक्सपर्टाइज अगर कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है तो वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। जो ऑथराइज एम्प्लॉय होगा तो वही यहाँ पे लॉक करेगा। जैसे कि अभी अलग अलग जो कंपनीज अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो बता रहे हैं उसी हिसाब से जो ऑथराइज एम्प्लॉय लॉक करेगा तो वो
येलो लॉक होगा। तो येलो कलर में अगर आपको लॉक दिखाई देता है, इसका मतलब है ऑथराइज एम्प्लॉय ने वो क्रॉस चेक किया है, एनर्जी चेक की है, इन आउट स्टोर्ड एनर्जी चेक की है, और फिर उसके बाद में उसके लॉक लगाया है। तो ये जैसे आप दूर से भी देखेंगे तो येलो लॉक का मतलब है ऑथराइज एम्प्लॉय ने लॉक लगाया है, और फिर यहाँ पे आप दूसरे पर्सन जो है वो लॉक लगा सकते हैं, वो भी क्रॉस चेक करके। तो ये ऑथराइज एम्प्लॉय यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स को लॉक लगा सकता है, पीसीसी, एमसीसी, स्टार्टर, डीबी एक्सेट्रा को, और फिर वो बाकी लोगों को भी इजीली पता चलेगा कि ये जो वॉल से या डैम्पर से इनको लॉक लगाया है, इनका सप्लाई बंद हो चुका है। तो अगर ये आप अप्लाई करते हैं येलो लॉक, उसके बाद में जो परमिट इश्योर होता है तो वो की कंट्रोल बॉक्स में ये की यहाँ पे हैंग कर सकता है। और फिर यहाँ पे अफेक्टेड एम्प्लॉय जो होते हैं, यानी कि जो पर्सन एक्चुअल वहां पे अभी सर्विसिंग का या मेंटेनेंस का काम करने वाले हैं, वो अफेक्टेड एम्प्लॉयज यहाँ पे होंगे। तो वो अफेक्टेड एम्प्लॉयज भी यहाँ पे चेक करेंगे कि मुझे जो काम करना है वहां पे वो सिस्टम या जो इक्विपमेंट है वो 100% आइसोलेट हुआ है या नहीं। तो वो पर्सन यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद में वो लोटो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर वो अफेक्टेड एम्प्लॉय यहाँ पे लॉक कर रहा है तो वो रेड लॉक यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने एग्जांपल बताया है कि कुछ रिगर्स या फिटर्स या वेल्डर्स या टेक्नीशियंस, ऑपरेटर, हेल्पर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऐसे जो पर्सन है वो यहाँ पे जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम करने, वो सर्विस का काम करने वाले हैं, वो यहाँ पे वो क्रॉस चेक करके वो यहाँ पे रेड लॉक लगाएंगे। और फिर जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज है वो शायद दूसरों को इन्वॉल्व करके हेल्प लेके फिर वहां पे वो एक्चुअल काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर की बात अगर होगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर के भी लेबर्स यहाँ पे फिर से वेरिफिकेशन करेंगे कि ये जो अभी हमने ऑथराइज पर्सन का येलो लॉक देखा है उन्होंने क्रॉस चेक किया है, फिर ये जो अफेक्टेड एम्प्लॉय है जो यहाँ पे सुपरवाइजर या इन्वॉल्वमेंट या उसका इंचार्ज हो सकता है उन्होंने रेड लॉक लगाया, और फिर कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक कलर का लॉक लगा के वो एक्चुअल काम अभी स्टार्ट कर सकता है। तो ये अलग अलग लॉक्स आते हैं, इसका मीनिंग है अलग अलग लेवल से, अलग अलग एक्सपर्टाइज से, अलग अलग पर्सन से यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम हो चुकी है, और वहां पे टैग लगा चुके हैं कि ये टैग पे लिखा होगा कि ये लॉक किसने लगाया है और ये क्यों लगाया है, इसके रीजन क्या है और कितने टाइम तक और किस डेट को ये लगाया गया है। अगर वहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक मैसेज देना है जैसे कि ये डेंजर है या डू नॉट ऑपरेट, डू नॉट स्टार्ट, ये भी आप टैग पे लगा सकते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले परमिट टू वर्क की बात की थी, तो परमिट टू वर्क इश्यूअर जो है वो यहाँ पे जो ट्रेन पर्सन है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपर्टाइज है, वो भी यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया को लॉक लगा सकता है या फिर ब्लॉक के ओरिएंटेड भी लॉक लगा सकता है। अगर कुछ इन कंपनीज में ऐसे भी डिफाइन किया है कि ये ब्लॉक या फिर ये एरिया इसके अंडर आता है, और फिर इस एरिया में अगर कोई एक्टिविटी करनी है जहाँ पे लोटो सिस्टम अप्लाई करनी है तो उनके पास अलग कलर के लॉक लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर का जो लॉक है वो आप लगा सकते हैं, उसी हिसाब से उसका टैग भी होगा। तो ये ब्लू कलर का नॉर्मली जिसको कहते हैं ओनर लॉक, तो ये परमिट टू वर्क इश्यूअर जो है तो ये फैसिलिटी दे सकता है कि आप खुद यहाँ पे आपके एरिया में ओनर लॉक लगा के आप काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और फिर इसको जो कंप्लीट होने के बाद वापस से आप वेरीफाई करेंगे थर्ड पर्सन से या फिर ऑथराइज एम्प्लॉय से या फिर जो परमिट टू वर्क इश्यूअर है उससे यहाँ पे क्रॉस चेक करने के बाद ये आप लॉक निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं लॉक लगाने के, उसके अलग अलग जो पर्सन से ऑथराइज पर्सन होंगे या फिर अफेक्टेड पर्सन होंगे या फिर सुपरवाइजर लेवल पर्सन होंगे, इंजीनियरिंग लेवल पर्सन होंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के पर्सन होंगे, या फिर आप खुद एरिया के या ब्लॉक के ओनर हो सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग कलर कोडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जो आप ये जो कीज हम यूज करने वाले हैं तो इसके लिए भी की कंट्रोल बॉक्स होना चाहिए, और जनरली ये रिकमेंडेड है कि ये जो सभी लॉक्स है ये सिंगल की वाले लॉक होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कीज यूज करेंगे तो उसका मिस यूज हो सकता है
या फिर अननोइंगली यहाँ पे आप कोई भी लॉक ओपन करके एनर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी का भी इंटेंशन ये नहीं होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होना चाहिए, लेकिन अननोइंगली या फिर आपका अगर 100% फोकस नहीं है काम पे, किसी पर्सनल फैक्टर की वजह से आप डिस्टर्ब है या फिर कंपनी के कोई वर्कलोड प्रेशर की वजह से आप डिस्टर्ब है, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही होता है कि जो आपका एक ही सिंगल की होना चाहिए और वो सिंगल की कंट्रोल बॉक्स में होना चाहिए, और ये की कंट्रोल बॉक्स को भी यहाँ पे लॉक होना चाहिए। तो वो एरिया का मैनेजर या ऑफिसर जो होगा उसके पास ही वो होना चाहिए। अगर किसी को की चाहिए तो वो क्यों की चाहिए, उसका रीजन क्या है, और फिर वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज जहां पे काम कर रहे हैं, जो चाहे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टेड, अफेक्टेड एम्प्लॉयज टाइप में होंगे या फिर ऑथराइज जो पर्सन होंगे या फिर परमिट टू वर्क इश्यूर होंगे, उनको ये बात पता है या नहीं, ये क्लियर होने के बाद या कम्युनिकेट करने के बाद ही वो आपको की मिल सकती है, या फिर वो खुद यहाँ पे आएगा, सिचुएशन चेक करेगा और उसके बाद में ही वो की यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे टैक्स की। तो जैसे अभी हमने लॉकिंग सिस्टम के बारे में बात की, तो टैग्स भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। आप खुद मार्केट से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं और उसके बेसिस पे भी आप टैग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइसेस के लिए ये जो लॉकिंग सिस्टम होता है, तो उसके ओरिएंटेड यहाँ पे कुछ टैग्स बना सकते हैं। वहां पे आप जो मेन वर्डिंग है या फिर कीवर्ड्स है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेंजर सिंबल बताया है व्हाइट और रेड में, या फिर इक्विपमेंट लॉक किया है, किसने लॉक किया है उसका डेट, और यहाँ पे क्लियरली मैसेज मेंशन किया है ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन मे रिमूव दिस टैग। तो आपको ये टैग भी रिमूव नहीं करना है। अगर टैग रिमूव होता है तो पर्सन को फिर कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता है कि यहाँ पे सिस्टम ऑपरेट करना है या नहीं करना है, या फिर उसको लॉक से ये पता चलेगा। तो ये बातें टैग से भी क्लियर हो जाएगी कि ये किसके अंडर काम चल रहा है, कितने टाइम के लिए काम चल रहा है और ये क्या काम चल रहा है। तो इसीलिए ये विजिबल चाहिए, रीडेबल चाहिए, फॉन्ट साइज ठीक ऐसे होनी चाहिए और पेन्स भी ऐसे यूज करने चाहिए कि आपको कुछ टाइम तक भी ये 100% क्लियर ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म भी होते हैं, वो लॉकिंग के बारे में या की कंट्रोल मैकेनिज्म भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट मैनेजर ये मेन रिस्पॉन्सिबल होगा जिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये सर्विसिंग मेंटेनेंस या कोई एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है जहाँ पे लोटो अप्लाई किया है। तो हर एक लॉक, चाहे वो जो हमने अलग अलग कलर्स के अलग अलग अथॉरिटीज या पर्सन के लॉक देखे थे, तो नॉर्मली उनका जो हमने रिकमेंडेशन बताया तो ओनली वन की, तो एक ही की उसकी होनी चाहिए। अगर ये लॉस होती है तो वो जो लॉक है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और फिर वो लॉक्स को रिप्लेस करना चाहिए और दूसरा लॉक यहाँ पे यूज करना चाहिए। यही एक आइडियल मेथड है। अगर आप उसका दूसरा की बनाएंगे और पहला की किसी के हाथ में अगर लगता है तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जितने भी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स है, उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में आपको एडिक्वेट नंबर में ये लॉक्स और कीज अवेलेबल होनी चाहिए। जहां पर भी ये परमिट टू वर्क सिस्टम्स अवेलेबल होंगे या फिर एप्लीकेबल होंगे, उसके प्रोपोर्शन में भी ये अलग अलग लॉक्स अलग अलग कलर के यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। जैसे अभी हमने अफेक्टेड के लिए, ऑथराइज के लिए, फैसिलिटी ओनर के लिए अलग अलग लॉक्स देखे। जैसे कहीं पे ऑथराइज के बेसिस पे येलो लॉक था, अफेक्टेड के लिए रेड लॉक था, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके लिए ब्लैक लॉक था, या फिर फैसिलिटी ओनर है उनके लिए ब्लू लॉक था। तो ये अलग अलग लॉक्स जो है वो प्रोपोर्शन में भी यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। और उनके लिए जो भी जो लोटो स्टेशन है उनके लिए भी जगह चाहिए, जो भी टैग्स वगैरह अवेलेबल है उनको भी यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। और फिर ये ओवरऑल जितने भी लॉक्स होंगे, कीज होंगे, टैग्स होंगे, उनकी एक चेकलिस्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी यहाँ पे लोटोस के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आप स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन भी है और कुछ डूज एंड डोंट्स भी है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम्स या पावर सिस्टम्स है तो उसको डिस्कनेक्ट करना जरूरी होता है, और करेक्ट डिस्कनेक्शन करना ये भी जरूरी होता है। यानी कि जैसे अभी हम डिस्कशन के दौरान बात कर रहे थे कि सिर्फ स्टार्ट या स्टॉप का बटन होता है,
उसके हिसाब से आपको ये स्टार्ट स्टॉप बटन भी यूज करना है, लेकिन वहां पर भी आपको क्लियरली मेंशन करना है कि ये आपको स्टार्ट नहीं करना है, या फिर अगर कहीं पे ऐसे भी होते हैं ये स्टॉप नहीं करना है। तो ये डिपेंड से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उस हिसाब से आपको डिस्कनेक्टिंग डिवाइसेस पे टैग्स भी लगाना है, लॉक भी लगाना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करना है। जैसे हमने बात की थी कि लोटो अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन करना है आपको, तो ये वेरिफिकेशन भी करना है कि हमने अभी एनर्जी सप्लाई स्टॉप किया है, उसको डिस्कनेक्ट किया है, तो ये ऑपरेट होता है या नहीं। तो उसके लिए आप कुछ डिजिटल मीटर्स या टेस्टिंग डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे इसमें वोल्टेज या करंट या पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसी जगह कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए इमरजेंसी सिर्फ स्टॉप बटन या पुश बटन यूज करना यहाँ पे जो रिकमेंडेड नहीं है। तो आपको एक्चुअल डिस्कनेक्शन करना है, एनर्जी सप्लाई कट करना है, और वेरिफिकेशन भी करना है। और वेरिफिकेशन करना यानी कि जो हमने अभी बात की थी कि लोटो के बाद टो यानी कि ट्राई आउट, तो ये ट्राई फील्ड स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पर वेरिफिकेशन होना चाहिए, और फिर उसके बाद में ही जो आपके सर्विसिंग मेंटेनेंस का इशू है वो आपको सॉर्ट आउट करना है। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइन भी दिए हैं, जैसे कि आपको कुछ एसएच स्टैंडर्ड्स आपको अप्लाई करने हैं, इलेक्ट्रिक एक्ट और लॉज के भी आपको यहाँ पे रेफरेंसेस लेना पड़ सकते हैं। आइसोलेशन टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस की हमने अभी बात की थी परमिट टू वर्क सिस्टम में, तो वो आइसोलेटिंग टेस्टिंग भी आपको करनी चाहिए, और जो भी एसएच ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करके, वही प्रोसीजर फॉलो करके आपको फिर यहाँ पे काम करना है इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड, स्पेशली जो हाई वोल्टेज लाइंस होती है या फिर जो मेजर पैनल्स होते हैं या हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए ये आइसोलेशन टेस्टिंग कंपलसरी है। यहाँ पे आपको क्लियरिंग भी प्रोसेस करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे शटडाउन करना पड़ता है कहीं जगह टोटल सिस्टम्स के लिए, या फिर आपको डी इन्वेंटरी सिस्टम्स होती है यानी कि आपके जो मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करना पड़ता है। कहीं पे आपको पर्जिंग करनी होती है, यानी कि जैसे कि अगर हम केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे, तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्टर का, डिस्टिलेशन का, एब्जॉर्बर का आपको कुछ मेंटेनेंस करना है, या फिर बॉयलर का मेंटेनेंस करना है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एक्टिव केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वहां पे आपको नाइट्रोजन पर्जिंग रिकमेंडेड होता है, या फिर आपको एसिड क्लीनिंग, बाद में फिर बेसिक क्लीनिंग, और उसके बाद में वाटर से क्लीनिंग और ड्रेनिंग सिस्टम या फ्लशिंग सिस्टम्स भी यहाँ पे रिकमेंडेड होता है। तो ये डिपेंड से आपकी एग्जैक्ट केस क्या है, उस हिसाब से ये अलग अलग रिकमेंडेशन हो सकते हैं। अल्टीमेट आपका एम यही है कि जो भी इन आउट मटेरियल या एनर्जी है, तो उसको आपको रिमूव करना है। इनकेस अगर इन आउट बंद होने के बाद भी स्टोर्ड एनर्जी हो सकती है, तो उसका भी पोटेंशियल आपको जीरो करना है, और ये सब होने के बाद भी आपको वेरिफिकेशन करना है कि ये 100% रिमूव हो चुका है, जीरो एनर्जी स्टेट पे आ चुका है। इसी को हम क्लियरिंग मेथड कहते हैं। तो लोटो अप्लाई करने के पहले आपको क्लियरिंग भी करना होगा। तो इसमें नॉर्मली लॉकआउट सिस्टम जो होती है वो इंडिविजुअल लॉकआउट होती है या फिर ग्रुप लॉकआउट हो सकती है। तो जैसे अगर कोई पर्टिकुलर सिंगल मशीनरी होगी, माइनर चेंजेस करने हैं आपको, कुछ सर्विसिंग या मेंटेनेंस करना है, तो यहाँ पे आप पावर कंट्रोल ऑफ या लॉकआउट करके इंडिविजुअल हैंडेड भी ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन ये लॉकआउट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम इंडिविजुअल लॉकआउट कह सकते हैं। तो स्टोर एनर्जी डिसिपेट करनी है, उसको आइसोलेट करना है, एनर्जी कंट्रोल जो है मशीन ऑपरेशंस के, उसको टोटली ऑफ करना है, उसको वेरीफाई करना है, और उसके बाद में ही आपको वर्क को प्रोसीड करना है। तो ये सिंगल या इंडिविजुअल लॉकआउट सिस्टम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसिंग करनी है और उसके बाद में आपको रिस्टोर्ड करना है इक्विपमेंट, यानी कि जो अभी हमने प्रोसेस की थी ऑफ के लिए, तो अगर आपको रिस्टार्ट करना है कंप्लीट सर्विसिंग या मेंटेनेंस करने के बाद, तो आप फिर जो भी गार्ड्स यहाँ पे होंगे, सेफ्टी गार्ड्स होंगे, सेफ्टी डिवाइसेस होंगे, सेंसर्स होंगे, इंटरलॉकिंग सिस्टम्स होगी, तो वो सभी आपको रिप्लेस करना है। जो पहले लेवल पे थे उसी लेवल के हिसाब से काम करना है। तो जो नॉन इसेंशियल आइटम्स होंगे वो आपको यहाँ से रिमूव करना है। जो भी मशीनरीज के इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे वो ऑपरेशन के हिसाब से ही आपको इंटैक्ट करना है, और उसके बाद में जो भी वेंटिंग डिवाइसेस है, ब्लीडिंग डिवाइसेस है,
वो आपको क्लोज करना है, ब्लाइंडिंग्स रिमूव करना है। ब्लाइंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे मेटल पीस यहाँ पे जो नॉर्मली पाइपलाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए या फिर इन आउट मटेरियल के लिए जो नॉर्मली हम वॉल क्लोज करते हैं, लेकिन वॉल क्लोज में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे फॉरेन मटेरियल या थोड़ी इम्प्योरिटी रह सकती है और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे होल टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मटेरियल इन और आउट पॉसिबल होता है। तो इसलिए नॉर्मली ब्लाइंडिंग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे अगर आप रिकॉल करेंगे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी ये प्रॉब्लम हुआ था, तो वहां पे ब्लाइंडिंग रिकमेंडेड था लेकिन उन्होंने वो नहीं किया था, जिसकी वजह से मटेरियल का फ्लो चल रहा था। उसके बाद में कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं या फिर टैग्स हो सकते हैं, तो वो अभी आपका सर्विसिंग मेंटेनेंस काम खत्म होने के बाद ये सभी रिमूव करना है और फिर एम्प्लॉयज को नोटिफाई करना है कि ये हमने सब प्लेस किया था, अभी ये सब रिमूव किया है और फिर अभी जो कंपोनेंट्स रिप्लेस किए हैं फिर उसको प्लेस किया है। सेफ्टी डिवाइसेस या फिर जो गार्ड्स प्रोविजन थी उसको हमने पहले की पोजीशन पे ही लाया है और अभी ये एरिया सेफ है। आप क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकते हैं और ये एरिया मैनेजर ने अगर ये एक्सेप्ट किया तो उसके बाद से वापस आप ये मशीनरीज ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये अलग अलग जो प्रोसीजर्स हैं ये भी यहाँ पे आपको लागू करनी होगी। अभी जो सिंगल लॉकआउट सिस्टम की हमने बात की, तो ये सिंपल एग्जांपल है इसका कि अगर आपको ये मोटर बेरिंग यहाँ पे खराब हो गया और आपको अभी इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मेन एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी कोई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम कोई केमिकल्स या ऐसे कुछ न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीनरीज नहीं काम कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई है। तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल है। तो अफेक्टेड पर्सन जो फीटर होगा, जो मोटर बियरिंग रिमूव करके वापस रिप्लेस कर रहा है, तो वो फीटर पर्सन ही ये खुद काम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सिंगल लॉकआउट सिस्टम एप्लीकेबल है। तो उसका जो ऑथराइज पर्सन होगा, एरिया का ओनर या परमिट इश्यूअर है या फिर एग्जीक्यूटिव पर्सन है, वो यहाँ पे उनको दे सकता है परमिशन और थोड़ी देर में ही ये बियरिंग रिप्लेस करने के बाद वो परमिशन को क्लोज कर सकता है और लोड को रिमूव कर सकता है। अभी उसी हिसाब से अगर ऐसे कोई सर्विसिंग या मेंटेनेंस कंडीशन है जहां पे नंबर ऑफ पर्सन एक से ज्यादा अगर काम करने वाले हैं तो उसको ग्रुप लॉकआउट कहा जाता है। तो ग्रुप लॉकआउट में अलग अलग इंडिविजुअल्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी फिटर की बात की थी, तो उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे वाटर एनर्जी है या फिर कोई केमिकल एनर्जी है तो उनके लिए भी अलग अलग एक्सपर्ट्स यहाँ पे लग सकते हैं। तो वो प्रोविजंस करने के लिए आपको एक इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना होगा और हर एक इंडिविजुअल पर्सन का ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के ओवरऑल टीम मेंबर्स को या लीडर्स को भी ये चेक करना होगा कि ये हर एक पर्सन को हर एक एनर्जी के बारे में और उसके प्रोसेसर के बारे में, उसके हजार्ड्स के बारे में जानकारी है या नहीं और उन्होंने ठीक तरह से काम किया है कि नहीं। तो ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मोर देन वन यहाँ पे पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो ये लॉकिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टैगिंग अप्लाई कर सकते हैं और ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है। तो ग्रुप लॉकआउट जैसे कि यहाँ पे सील रिप्लेसमेंट है हॉट वाटर जैकेटेड लोब पंप का। तो यहाँ पे इनपुट एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक के साथ हॉट वाटर भी है और केमिकल भी है जो प्रोसेस फ्लो हो सकती है। तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी नहीं है लेकिन ये अलग अलग एनर्जीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो फीटर जो है यहाँ पे जो सील रिप्लेसमेंट करने वाला है तो वो फीटर अफेक्टेड पर्सन होगा। तो ऑथराइज पर्सन यहाँ पे एरिया का ओनर या परमिट इश्यूअर हो सकता है। तो अलग अलग पर्सन यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज पे या अलग अलग पार्ट्स पे काम कर सकते हैं और वो कम टाइम में सेफ तरीके से यहाँ पे काम खत्म कर सकते हैं। तो मोर देन वन पर्सन है इसलिए इसको ग्रुप लॉकआउट सिस्टम कहा गया है। अभी जो हम लॉक्स और जो टैग्स यूज कर रहे हैं या फिर लॉकिंग पिक्चर्स यूज कर रहे हैं तो उसके अलग अलग यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स है जो आपके कंपनीज में जैसे कि प्रोसेस अलग अलग होती है, इसलिए लॉकिंग्स या टैगिंग सिस्टम या लॉकिंग पिक्चर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी अप्रोप्रिएट आपके इसको लगेंगे उस हिसाब से आप ये सिस्टम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एमसीबी या एमसीसीबी के एग्जांपल्स थे और ये कुछ वॉल्स ओरिएंटेड एग्जांपल्स हैं।
तो जैसे अभी बहुत सारी हमने डिस्कशंस में गेट वॉल की बात की थी, ग्लोब वॉल की बात की थी, बटरफ्लाई वॉल की बात की थी, नॉन रिटर्न वॉल की बात की थी। तो जो भी यहाँ पे अलग अलग वॉल्स के टाइप्स होंगे, वो वॉल के डिजाइन, शेप, साइज के हिसाब से आपको ये अलग अलग फिक्चर्स या लॉकिंग डिवाइसेस और टैगिंग सिस्टम्स यहाँ पे यूज करनी होगी। तो अभी ये सभी लोटो सिस्टम में हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से या अनस्किल्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर बहुत गैप हो जाता है और आपने बहुत साल पहले ट्रेनिंग ली है, तो आपको रिफ्रेशर कोर्स भी यहाँ पे ऐड करना चाहिए। और फिर ये ट्रेनिंग का यहाँ पे रिकॉर्ड भी मेंटेन करना जरूरी है कि इस पर्सन ने किस टाइम में, किस डिस्क्रिप्शन के लिए, किस लोटो सिस्टम के लिए या मशीनरीज या सर्विसिंग के लिए यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लिए, और ऐसे कितने सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो उनको ही सिर्फ यहाँ पे अलाउ करना चाहिए लोटो सिस्टम्स के लिए। तो ये लोटो सिस्टम्स जो है ये सभी एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग देना जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे पर्सन अवेलेबल नहीं होता है जो रेगुलरली लोटो सिस्टम करता है, तो उसकी जगह दूसरा भी अल्टरनेट सोल्यूशन वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आप ट्रेनिंग में इंक्लूड करेंगे तो लोटो प्रोग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, लोटो प्रोग्राम का पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो एनर्जी कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं उसको अप्लाई करते आना चाहिए, जो लोटो डिवाइसेस होते हैं या फिर जो प्लांट स्पेसिफिक डिवाइसेस अलग अलग हो सकते हैं, सेक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, रीजन वाइज, तो वो डिवाइसेस के भी आपको जानकारी यहाँ पे ट्रेनिंग में दी जानी चाहिए। और जो कॉन्सिक्वेंसेस या इवेंट्स हो सकते हैं उसका सीक्वेंस, या फिर जो अगर अनऑथराइज रिमूवल, कहीं पे कोई लोग टैग निकालते हैं, कहीं पे वो अगर मल्टीपल कीज होते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी स्टार्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और रूल्स क्या है, उसकी भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में कंटेंट्स होने चाहिए। जब अफेक्टेड एम्प्लॉयज की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल ट्रेनिंग दी गई ऑल एम्प्लॉयज के लिए, जो मेन काम कर रहा है वहां पे एम्प्लॉय जिसपे अफेक्ट हो सकता है एनर्जी के स्टार्ट होने की वजह से या स्टोर्ड एनर्जी की वजह से, तो उनको भी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी चाहिए। तो उसका लोटो सिस्टम्स का पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, और उसको यहाँ पे अलग अलग जो लॉकिंग होती है वो इक्विपमेंट पे क्या क्या लॉक्स वहां पे यूज करने चाहिए, टैग्स कौन से यूज करने चाहिए, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। वो जो टैंपरिंग होती है, जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई टैग निकालता है, कोई वहां पे छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे अगर टैंपरिंग के यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको प्रोहिबिट कैसे किया जाए, उसके बारे में भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अफेक्टेड एम्प्लॉयज को। तो अफेक्टेड एम्प्लॉयज का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो एनर्जी सोर्सेस होती है उसकी जानकारी उनको चाहिए। आपके ओवरऑल कंपनी में कितने एनर्जी सोर्सेस होते हैं और वो अलग अलग जगह क्या है, ये भी यहाँ पे जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक नॉर्मल सोर्स होता है, कहीं जगह हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, कहीं जगह न्यूमेटिक होती है, कहीं जगह थर्मल एनर्जी होती है, कहीं हाई प्रेशर एनर्जी होती है, कहीं पे केमिकल एनर्जी होती है, कहीं पे मैकेनिकल एनर्जी होती है, कहीं पे कंबस्टिबल मटेरियल्स भी होते हैं, और कहीं पे स्पेसिफिकली जहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्सेस यूज होते हैं वहां पे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है या फिर एनर्जी सोर्स है वो भी होता है, और कहीं जगह कॉर्ड और प्लग इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो ये सभी एनर्जीज, उसके सोर्सेस, उसकी जो लेवल्स, उसकी क्वांटिटी, ये सभी जानकारी अफेक्टेड एम्प्लॉयज को देनी होगी। और फिर जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, तो ये ऑथराइज पर्सन ही इनको ये ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग देंगे। तो ये ट्रेनिंग देने के पहले ही ऑथराइज पर्सन को ऑलरेडी सभी हजार्डस एनर्जीज के बारे में, स्टोर्ड एनर्जीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और तभी वो पर्कुलेट कर पाएंगे जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज है या फिर अदर एम्प्लॉयज है उनके लिए। तो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी सीरियसनेस क्या है, एक्सीडेंट होने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। अगर आप लोटो सिस्टम को आप टैंपर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी जानकारी उनको देनी चाहिए। और लोटो कंप्लीट होने के बाद क्लोजिंग सिस्टम क्या होती है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी चाहिए।
अगर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट ओरिएंटेड स्पेसिफिक लोटो प्रोसीजर्स है तो उसको अलग से डील किया जाता है, और उसके जो नॉर्म्स है, प्रिकॉशनरी मेजर्स है, वो भी अलग से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो ये कुछ पोस्चर्स हैं जो आपको लोटो के प्रोसीजर्स में यहाँ पे यूज करनी चाहिए, जैसे कि लॉकआउट ऑल पावर सोर्सेस बिफोर वर्किंग ऑन इक्विपमेंट, देन नोटिस यूज लॉकआउट डिवाइसेस ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और एनी ऑपरेटर्स एडजस्टमेंट्स। या फिर यहाँ पे ये वार्निंग सिस्टम में, जो वार्निंग सिस्टम होते हैं वो नॉर्मली ब्लैक और येलो फॉर्मेट में होते हैं, और जो डेंजरस सिचुएशन होती है वो नॉर्मली व्हाइट और रेड में ही होती है। तो ये कुछ अलग अलग पोस्टर्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और जो परमिट टू वर्क के बारे में अभी हमने बात की थी इसके पहले के सेशन में, तो ये परमिट टू वर्क और लोटो कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। तो आपको सबसे पहले परमिट टू वर्क इशू करने के पहले जो टास्क है उसको क्लियर अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए कि एग्जैक्ट टास्क क्या है। फिर उसके बाद में आपको विजिट करना चाहिए वो पर्टिकुलर साइट पे जहां पे ये टास्क होने वाला है। उसके अलग अलग एनर्जी सोर्सेस वहां पे आइडेंटिफाई करने चाहिए, जो आइसोलेटिंग डिवाइसेस है उसको समझ लेना चाहिए और फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो अफेक्टेड एम्प्लॉइज है उनको नोटिफाई करके देना है कि यहाँ पे ये अलग अलग एनर्जी सोर्सेस है, ये हमने आइडेंटिफाई किए, हमने ये आइसोलेशन किया है, आप भी एक बार फिर से वेरीफाई करें, और फिर उसके बाद में ही आपको स्टार्ट करना है। तो फिर जो परमिट होगी वो परमिट में आपको डिटेल भरने हैं, लोटो की चेकलिस्ट एक बार चेक करनी है, लॉक्स लगाने हैं जो भी कलर कोडिंग उस हिसाब से, और जो भी अप्रोप्रिएट होंगे जैसे कि वॉल्स या इलेक्ट्रिकल या अलग से लॉक्स हो सकते हैं, उसको टैग्स लगाने हैं। और जो की सर्किट बोर्ड है वो कीज यहाँ पे आपको वहां पे रखनी है, और उसके डिटेल्स भी यहाँ पे बताने हैं कि हमने कीज कहाँ पे रखी है। तो फिर कंप्लीट होने के बाद जो शटडाउन मशीनरीज या फिर इक्विपमेंट या फिर आपके जो एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइसेस है वो कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद आप काम कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपका सर्विसिंग का होगा या मेंटेनेंस होगा तो वो आपको क्लियर करने के पहले आपको आइसोलेशन 100% वेरीफाई करना है, फिर ही आपको काम करना है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आप ये क्लोजिंग की प्रोसीजर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने जो पहले स्टार्टिंग में डायग्राम देखी थी, इन आउट और स्टोर एनर्जी और मटेरियल, तो ये आपको यहाँ पे 100% ध्यान देना है। जीरो एनर्जी स्टेट का फोकस रखना है, पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे एनर्जी जीरो करना है। इसके बाद में ही आपका ये जो परमिट है वो एक्सेप्ट होगा, और काम खत्म होने के बाद आपने ये सभी बातें आपको वापस से इनिशियल स्टेट पे लेके जानी है, और फिर उसका भी वेरिफिकेशन होगा, और फिर ये इक्विपमेंट रिस्टोर हुआ है ऐसा डिक्लेयर होने के बाद ही ये रेगुलर जो आपका इक्विपमेंट का काम होगा या सर्विसिंग का काम होगा वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये ओवरऑल परमिट टू वर्क और लोटो कनेक्टेड यहाँ पे प्रोसेस है। तो ऑथराइज सिग्नेचर या ऑथराइज इश्यूअर जो है उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया है और क्लोज भी वही करेंगे, और फिर एरिया मैनेजर जो है वो यहाँ पे कंडीशंस एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद में उनका रूटीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये ओवरऑल परमिट टू वर्क प्रोसीजर क्लोज हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल कंटेंट्स थे परमिट टू वर्क और लोटो चेकलिस्ट के बारे में। धन्यवाद।